वीरानपुर एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। यह गांव जितना खूबसूरत था उतना ही रहस्यमयी भी। यहाँ वर्षों से एक अजीब परंपरा चली आ रही थी, मृत्यु भोज। जब भी गांव में किसी की मृत्यु होती पूरे गांव को भोज में आमंत्रित किया जाता। लेकिन इस भोज को लेकर एक डरावना सच था। कहते थे कि इस भोज में अगर कोई अनजान व्यक्ति शामिल हो जाए तो उसकी आत्मा उस भोज में हमेशा के लिए कैद हो जाती है। इस अंधविश्वास के कारण कोई बाहरी व्यक्ति इस गांव में कदम नहीं रखता था। गांव में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा था और इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। उसके पिता की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी और उसकी माँ सुमित्रा ने उसे बड़ी मुश्किलों से पाला था। एक दिन गांव के सबसे अमीर किसान रामलाल की अचानक मृत्यु हो गई। पूरे गांव को मृत्यु भोज में बुलाया गया। आदित्य ने अपनी माँ से पूछा, माँ, लोग इस मृत्यु भोज से इतना डरते क्यों हैं? सुमित्रा ने चिंतित स्वर में कहा, बेटा, यह कोई साधारण भोज नहीं है। इस परंपरा में कई लोग गायब हो चुके हैं। यह जगह श्रापित है। लेकिन आदित्य ने इसे अंधविश्वास मानते हुए कहा, माँ, ये सब कहानियां हैं। मैं भी इस भोज में जाऊंगा और देखूंगा कि इसमें ऐसा क्या रहस्य है। मृत्यु भोज की रात घनी हो चुकी थी। गांव के लोग रामलाल के घर पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। भोजन की व्यवस्था बड़े पैमाने पर की गई थी। आदित्य भी वहां पहुंचा और लोगों के बीच बैठ गया। भोज के दौरान आदित्य ने देखा कि एक अजीब सी बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में दूर खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें गहरी काली थीं। वह लगातार आदित्य को घूर रही थी। आदित्य ने अपने दोस्त मनीष से पूछा, यह बूढ़ी औरत कौन है? मैंने इसे पहले कभी गांव में नहीं देखा। मनीष ने घबराते हुए कहा, यहाँ कोई बूढ़ी औरत नहीं है। शायद तुम्हें भ्रम हुआ है। लेकिन आदित्य को यकीन था कि उसने कुछ अजीब देखा है। रहस्यमयी औरत का संदेश। भोज खत्म होने के बाद जब लोग लौट रहे थे, आदित्य ने देखा कि वही बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसने आदित्य को इशारे से बुलाया। आदित्य हिम्मत करके उसके पास गया। उसने धीमी लेकिन कड़क आवाज में कहा, तुम्हें इस भोज में नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हारी आत्मा यहाँ से कभी मुक्त नहीं होगी। आदित्य ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या है? बूढ़ी औरत ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, मैं सुधा हूँ। मैं वही आत्मा हूँ जिसे वर्षों पहले इस भोज में धोखे से मार दिया गया था। अब हर मृत्यु भोज में मेरी आत्मा फंसी रहती है और जो भी यहाँ आता है वह मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। आदित्य ने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। वह गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित दीनानाथ के पास गया। पंडित जी ने कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। सुधा को सालों पहले इसी गांव के लोगों ने जिंदा जला दिया था। वह मरते समय श्राप देकर गई थी कि यह गांव कभी चैन से नहीं रह पाएगा। उसका श्राप इस मृत्यु भोज की परंपरा में छिपा है। आदित्य ने पूछा, क्या इसका कोई समाधान है? पंडित जी ने कहा, हाँ, लेकिन यह आसान नहीं है। तुम्हें उस पुराने मंदिर में जाना होगा जहां सुधा को जलाया गया था और वहां मोक्ष मंत्र पढ़ना होगा। लेकिन सुधा की आत्मा इसे रोकने की पूरी कोशिश करेगी। अंतिम टकराव। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और रात के समय उस पुराने मंदिर में पहुंचा। मंदिर टूट चुका था और चारों ओर घना अंधेरा था। दीवारों पर आग के निशान और जले हुए हाथों के छाप थे। जैसे ही आदित्य ने मंदिर में कदम रखा, अचानक चारों ओर हवा तेज चलने लगी। सुधा की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से अंगारे निकल रहे थे।
सुधा ने गुस्से से कहा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी मुझसे बच नहीं सकते। आदित्य ने साहसपूर्वक कहा। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है सुधा। तुम्हें इस श्राप से मुक्त होना होगा। उसने पंडित जी द्वारा दिया गया मोक्ष मंत्र पढ़ना शुरू किया। नमः शिवाय, आत्माना मुक्त करो, सर्वदुखण हराय स्वाहा। सुधा ने जोर से चीखते हुए कहा। नहीं, यह संभव नहीं। मेरा श्राप कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन मंत्र की शक्ति से सुधा की आत्मा धीरे धीरे जलने लगी। पूरा मंदिर रोशनी से भर गया और एक तेज धमाके के साथ सुधा की आत्मा मुक्त हो गई। गांव की मुक्ति। पहाड़ी पर जाती है और वहाँ से कूदकर अपनी जान दे देती है, पर मरने के बाद वो चुड़ैल बन जाती है। मरने से पहले मैं कितनी सुंदर थी और अब देखो मैं कितनी बदसूरत हो गई। शायद ये रूप मुझे उन सभी से बदला लेने के लिए ही मिला है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। चुड़ैल सीधा अपने घर जाती है और घर पहुंचकर वो एक बहुत बड़ा गोलगप्पा बनाती है और उसे वहीं घर में छिपा देती है। सुबह होते ही चुड़ैल पहले तो घूंघट से अपना चेहरा ढक लेती है, फिर अपना ठेला लेकर बाजार निकल जाती है। बाजार पहुंचकर, ओ गीता रानी, ये इतना बड़ा घूंघट डालकर अपने इतने सुंदर चेहरे को क्यों छिपा रखा है? वो इसलिए छिपा रखा है क्योंकि सुबह गोलगप्पे बनाते समय मेरे चेहरे पर तेल की छींटें पड़ गई। डॉक्टर ने बोला है जब तक ठीक नहीं हो जाती मुंह ढक कर ही रहना। अच्छा, तो ये बात है। अब तुम मुझे गोलगप्पे खिलाओ जल्दी। आज से मैं सभी को मुफ्त में गोलगप्पे खिलाया करूंगी। तुम्हें जितने खाने हैं उतने खा सकते हो। और हाँ, घर पर आओगे तो अपने मुलायम हाथों से गोलगप्पे खिलाऊंगी। चुड़ैल की ये बात सुनकर रमेश के तो जैसे होश ही उड़ गए। घर पर? ठीक है, फिर मैं शाम को आ जाऊंगा तुम्हारे घर, तुम्हारे हाथ से गोलगप्पे खाने। फिर क्या था, शाम होते ही रमेश चुड़ैल के घर पहुंच जाता है। गीता रानी, ये तुम्हारे घर में इतना अंधेरा क्यों है? जरा बत्ती तो जलाओ। घबराने की जरूरत नहीं, तुम सीधा चले आओ, मैं यही हूँ। रमेश अंधेरे में सीधा चला रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो चुड़ैल के बनाए बड़े गोलगप्पे में जाकर गिर जाता है। वो गोलगप्पा चटपटे और मिर्ची वाले पानी से भरा हुआ था। तभी चुड़ैल बत्ती चालू कर देती है। चुड़ैल, और ये इतना बड़ा गोलगप्पा, ये सब क्या है? अरे कोई मुझे बचाओ, यहाँ से निकालो। मुझे शायद तुमने पहचाना नहीं, मैं वही तुम्हारी गीता रानी हूँ और मैं मर चुकी हूँ। मैं तुमसे बदला लेने आई हूँ वापस, चुड़ैल बनकर। चुड़ैल रमेश को उस बड़े से गोलगप्पे में डुबा डुबा कर मार देती है। अगले दिन चुड़ैल फिर से गांव के बाजार जाती है अपना गोलगप्पे का ठेला लेकर। तभी ठेले पर महेश आ जाता है। आज तुम इतने बड़े घूंघट में बात कुछ हजम नहीं हुई। आज मेरा मन बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा था जो मेरे ठेले पर सबसे पहले आएगा उसे अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाऊंगी। महेश को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वो अब गीता नहीं चुड़ैल है। वो तो चुड़ैल की बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। मुझे पता है, सबसे पहले मैं ही आया हूँ तुम्हारे ठेले पर, है ना? सच सच बोलना। तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐसा करते हैं कि तुम मेरे घर चलो, मैं वहीं तुम्हें आराम से बैठकर अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाऊंगी। फिर क्या था, चुड़ैल आगे आगे और महेश उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। घर पहुंच लड़की नीला लहंगा पहने हुए ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। कौन हो तुम? लड़की कुछ नहीं बोली, लेकिन तभी हवा का एक झोंका आया और उसके सर से दुपट्टा हट गया। लड़की का चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ था, आंखें लाल लाल चमक रही थी।